नमस्कार, स्वागत है आपका जवाब तो चाहिए मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा और आज जवाब तो चाहिए कि इस मंच से हम बात करेंगे उस राजनीतिक भूचाल की जिसकी गूंज सीधे दिल्ली से लेकर पटना और अब कोलकाता तक साफ तौर पर सुनाई देने लगी है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने अगला राजनीतिक मिशन साफ कर दिया है। अब बारी है बंगाल की। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ हुई अहम बैठक में दो टूक संदेश दे दिया। बिहार तो बस झलकी था, असली परिवर्तन तो बंगाल में दिखेगा। पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया है कि बंगाल के लोगों ने लंबे समय से हिंसा, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति झेली है। अब राज्य को इस विष चक्र से बाहर निकालना ही होगा और यही वजह है कि एनडीए का पूरा फोकस अब सीधे बंगाल पर सेट कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में पश्चिम बंगाल के चुनाव पर बातें की। बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव पर पीएम मोदी ने यह साफ तौर पर कह दिया कि बिहार की जीत के बाद अब बंगाल की बारी है। गंगा बिहार से बंगाल जाती है, पश्चिम बंगाल में भी जीत हासिल करनी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में यह कहा कि देश अब पूरी तरीके से रिफॉर्म एक्सप्रेस के दौर से है और यहां पर सुधार काफी तेजी के साथ हो रहे हैं। यह स्पष्ट मंशा है के साथ उनके द्वारा यह कहा गया है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया है कि सरकार के सभी सुधार नागरिक केंद्रित है, सिर्फ आर्थिक या राजस्व बढ़ाने वाले नहीं। इनका उद्देश्य है लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतें दूर करना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ पाए। करेंगे इसी पर चर्चा, जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन उससे पहले आइए सुनाते हैं कि आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को और क्या कुछ गृह मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री जी ने एक नया दिशा दिया है। बिहार चुनाव में जनता ने शानदार अद्भुत आशीर्वाद एनडीए को दिया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को आशीर्वाद दिया। बिहार में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में राज्य सरकार को फिर से आशीर्वाद दिया। इसके लिए आज सारा एनडीए लीडर्स ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विजय माला भी पहनाया है। ने अपनी अपनी जो सुझाव देना है इलेक्शन कमीशन और क्या करना चाहिए। एक बाजू में अपोजिशन बोलता है कि भाई वोट चोरी होता है, दोबारा वोट होता है, मतलब दो तीन बार वोट करते हैं, लिस्ट ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके संबंध में वो चर्चा कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन जो सुझाव आए हैं उस पर विचार कर सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना ये है कि भाई एक आदमी ने 2-3 बार वोटिंग नहीं करना चाहिए। जो यहाँ का नागरिक नहीं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। वो अगर बोगस उन्होंने अपना नाम डाला होगा तो वो मतलब ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो है सबका मार्गदर्शन किया और उन्होंने जो है हमें जैसे कि काम दिए जाते हैं पार्टी के, वैसे ही हमें काम भी दिए गए हैं। तो अलग अलग काम दिए गए हैं। अगली बार बजट सेशन आ रहा है तो उसको लेकर हमें काम दिए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से एनडीए जो है काम करता है। बाकी बिहार को लेकर जो जीत हुई उसकी सबने बहुत ज्यादा शुभकामनाएं और बधाई दी। पहले ही से हर सेशन में लगभग एनडीए सांसदों की बैठक होती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में। तो बैठक थी और बैठक विशेष इसलिए भी यह बैठक थी क्योंकि बिहार का चुनाव हुआ और बिहार के चुनाव में जो बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो इस बात को लेकर हम सब लोगों ने उनको बधाई दी, उनका सम्मान किया, स्वागत किया। यही विशेष है। ये आज जो एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी उसमें जो चल रहा है पार्लियामेंट में उसके बारे में बात की गई और फिर प्रधानमंत्री जी बोले और सबको उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी सांसदों का काम है कि जनता के साथ जुड़ करके, अपने लोगों के साथ जुड़ करके अच्छे से काम करें। जो उनके अच्छे आइडियाज हैं, कोई भी उनके सकारात्मक आइडियाज है, सुझाव हैं, उनको लेकर के आएं और ये देखें कि जो भी सरकारी स्कीम्स चल रही हैं वो सरकारी स्कीम्स लोगों तक तो ठीक ढंग से पहुंचे। सरकार जो भी कई लोगों का पैसा किसी का बैंक में पड़ा होता है, किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे होते हैं, उनको पता नहीं होता, डिविडेंड का पैसा होता है। तो वो स्कीम जो है सरकार, ये पहली बार है कि सरकार अलग अलग जगह कैंप करके और लोगों को पैसा वापस कर रही है। तो उसके बारे में कहा उसमें भी कि इसके अंदर बढ़ चढ़ करके हम हिस्सा लें ताकि अच्छे से लोगों को उसका पैसा वापस मिल सके।
तो फिलहाल जिस तरीके से आपने साफ तौर पर प्रतिक्रिया सुनी, ये प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है और आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी तमाम बड़ी बातें जो है वो यहाँ पर कही गई थी और उनकी तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बंगाल में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से बंगाल की जनता लगातार दुख झेल रही है, अब उससे मुक्ति का समय आ चुका है। और आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर स्पष्ट भी किया कि बिहार तो पूरा जीत लिया और अब बंगाल की बारी है, यानी कि कुल मिला के बिहार के बाद अब बंगाल की बारी का जो एक नारा यहां पर दिया गया है वो फिलहाल साफ तौर पर एनडीए उसके लिए अभी से ही जुट चुका है। इससे पहले लगातार हर बार देखने को मिलता है कि जहां जहां पर भी चुनाव होते हैं उससे कई समय पहले बीजेपी अपनी तैयारियां वहां पर शुरू कर चुकी होती है, यानी कि लोगों तक पहुंचने की तैयारी, लोगों से बातचीत करने की तैयारी, योजनाओं पर चर्चा और चुनाव को किस तरीके से पूरी तरीके से अपने पक्ष में करना है, ये भली बात ही एनडीए बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अगर हम बिहार चुनाव की बात कर लेते तो बिहार चुनाव में भी यही नतीजा देखने को मिला। आपको बता दें कि वहां पर भी चाहे कोई भी पार्टी हो उससे कई समय पहले एनडीए ने अपनी तैयारी वहां पर पूरी कर ली थी और बंगाल में भी अब ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फिलहाल खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के बाद वाकई में अब बंगाल की बारी है क्या। कुशल पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। नदीम अख्तर है अंसारी, कांग्रेस से प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। अंश राय, टीएमसी के नेता, आपका भी स्वागत है। अविनाश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत मैं सुदर्शन न्यूज पर करता हूं और सभी मेहमानों को एक बार स्क्रीन पर आप लेकर आइए, उसके बाद चर्चा को जो है वो यहां पर आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे जानना 45 मिनट में जरूरी है कि बिहार के बाद अब वाकई बंगाल की बारी है क्या। कुशल जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो पहला सवाल आप ही से, किस तरीके की तैयारी फिलहाल आप लोग देख रहे हैं? देखिए 2026-2025 में बिहार में हम लोगों ने भारी बहुमत की सरकार बनाई एनडीए। अब उसके बाद लक्ष्य हमारा बंगाल ही है। 2026 में बंगाल में भाजपा का झंडा लहराएगा, हिंदूवादी सरकार बनेगी, राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनेगी। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि जिस टाइम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब बिहार में एनडीए की भारी बहुमत जीत के बाद में उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दिल्ली में जब हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उनका कहने के बाद में उसके बाद ही उनका वक्तव्य था कि अगला जो हमारा लक्ष्य हो बंगाल है। बिहार से बहती हुई जो हमारी रथ है, विजय की रथ, गंगा के कहते हुए हुगली में आकर के रुक जाएगी और बंगाल में हम लोग 2026 में सरकार बनाएंगे और इस 2026 में बंगाल में सरकार बनना तय है। ठीक है अंश राय जी, क्योंकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। इतने घोटाले, इतने मंत्री जेल में, कभी बेल में, कभी कोई अभी बाकी है जेल जाना, तो यहाँ की जनता जो है त्रस्त हो चुकी है। और जो एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति मुख्यमंत्री 2011 से लगातार करते हुए आ रही है, ये बंगाल की जनता, बंगाल के लोग देख चुके हैं कि अगर 2026 में परिवर्तन नहीं होता है तो ये बंगाल और बचेगा नहीं। कश्मीर को तो मोदी जी और अमित शाह जी ने बचा लिया, लेकिन इस बंगाल को नहीं बचा पाएंगे, बंगाल की जनता जानती है और 2026 में परिवर्तन होना तय है एकदम। ठीक है, फिलहाल ये समय बताएगा कि आखिरकार बंगाल की जनता चाह क्या रही है। अंश राय जी लगातार बने हुए हैं। अंश राय जी, अब बंगाल आपका वो किला है जिसको भेदना बड़ा ही मुश्किल बीजेपी के लिए हो रहा था, लेकिन आजकल जो समीकरण बने हुए हैं, जो हमने बिहार में भी देखा, वो समीकरण तो ये बताते हैं कि लहर बीजेपी की तरफ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। घुसपैठिए बाहर भगाए जा रहे हैं और एसआईआर भी साफ तौर पर हो रहा है। अब कहीं ऐसा ना हो जाए जो अभेद्य किला है उसको भेद दिया जाए। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाजपा बंगाल में एसआईआर करवाए या धर्म पे राजनीतिक करे, ठीक है, वो सपने उनके पूरे होने वाले नहीं है। 2021 में भी भाजपा ने बहुत बड़े-बड़े सपने देखे। चुनाव आयोग करा रहा है ना। उनके गृह मंत्री, मेरी बात सुन लीजिए, उनके गृह मंत्री अमित शाह जी, मोदी जी 200 के नारा दिए थे। इस बार बंगाल 200 पार। आप लोगों ने सारा हिंदुस्तान देखा कि बंगाल में 200 का नारा मोदी जी के वही रह गया। अरे ही बिहार के तौर पे अगर सपने देखते हैं तो भाजपा वाले को पहले सोचना चाहिए कि बिहार में 10,000 दे के वोट खरीदा गया है। ये बंगाल है, यहाँ की माँ माटी मानुष सरकार ममता बंदोपाध्याय हर एक जरूरतमंद नागरिक को, महिलाओं को साल की 12,000 रुपए देती है जरूरत के लिए, न कि वोट खरीदने के लिए देती है। तो पूरे भारत ने देखा बिहार में क्या हुआ, और जिस गरीबों को 10,000 रुपया देकर वोट लिया गया, आज उन्हीं को आसियाना उजाड़ा जा रहा है। अच्छा, उनको भी मिलते हैं क्या जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, सड़क किनारे झोपड़पट्टी में जो रहते हैं, उनको भी आप लोग देते हैं? जो सड़कों के किनारे बस्तियां बना दी गई हैं, उनको भी दे रहे हैं क्या आप? बनाए हुए हैं जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी हैं,
उन लोगों का वोटर कार्ड बना करके वोट देने का अधिकार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया जाता है। उनके बांग्लादेशी SIR से तकलीफ क्यों होता है तृणमूल कांग्रेस को? SIR से तकलीफ क्यों है मुख्यमंत्री से? SIR से तकलीफ क्यों है इनके अभिषेक बनर्जी को? क्योंकि इन्हें मालूम है SIR ही एक रामबाण है। बांग्लादेशी चिल्लाने से होता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास अविनाश जी, आ रहा हूँ अविनाश जी। आप अंश जी बस एक चीज ये बता दीजिए, SIR का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं, चाहे प्रक्रिया का विरोध हो? ठीक है अंश जी, सीधा सवाल यह है कि SIR की प्रक्रिया का विरोध जो आप लोग कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि प्रक्रिया का, क्योंकि आप लोग को विरोध करना है, प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूं, अब आप लोगों को विरोध करना है तो कुछ ना कुछ बहाना तो उसमें चाहिए। नहीं, अभी भी मैं अच्छा बताइए, प्रक्रिया का विरोध किया गया। इलेक्शन कमिश्नर 7 दिन का डेट क्यों बढ़ाया, किस लिए बढ़ाया गया? क्योंकि उनको BLO ही नहीं, उनको अवरोध किया गया, BLO उनके ऑफिस में घेराव किया गया। कोई TMC के नेता, कोई TMC का कार्यकर्ता इलेक्शन ऑफ इंडिया के ऑफिस में घेराव करने नहीं गया, उनके खुद के BLO ने नेता थे वहां पे, मैं प्रेसिडेंट था वहां पर। इंडिया का घेराव किया। नहीं तो TMC ने तो ये कह दिया कि हम तो SIR होने नहीं देंगे। आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था, मैं आ रहा हूं कुशल जी, आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि हम तो SIR होने नहीं देंगे। आपकी मुख्यमंत्री तो सख्त खिलाफ थी इसके। अरे मुख्यमंत्री तो बोले थे SIR होने देंगे, SIR के टाइम लेके आप SIR करवाइए ना। आप बताइए ना, जिस BLO को एक ही हफ्ता का मारामारी था, एक ही हफ्ते के लिए मारामारी था बस। अब शांति हो गई, नहीं था देश को, अब सन्नाटा छा गया, एक हफ्ता के लिए मारामारी, अब सन्नाटा छा गया, एक हफ्ता बढ़ गया, ये खुश हो गए, सिर्फ एक हफ्ता, हाँ ये खुश हो गए। ममता बनर्जी की लड़ाई सिर्फ एक हफ्ते के लिए थी कि अगर चुनाव आयोग एक हफ्ता बढ़ा देगा तो वो खुश हो जाएंगे। अब ये खुश हो गए। अरे कैसी ओछी हरकत, ऐसी ओछी राजनीति। अरे TMC के प्रवक्ता है या भाड़े के प्रवक्ता है? अरे भूल गए ममता बनर्जी को, अपने लीडर को। मुसलमान को दुधारू गाय बोलती है, कहती है 2 लत्ती भी मारेगा तो बर्दाश्त करूंगी। ये है आपका चरित्र। और ये फर्क कैसे करते हैं वोट वाले पैसे को और जरूरत वाले पैसे को? ये चोर TMC को सबको पता है, ये तोलेबाज TMC सबको पता है। ये फर्क कर लेते हैं, ये चुनावी वाला पैसा है और ये जरूरत वाला पैसा है, ये इनके पास है। ये घर बैठे बैठे फर्क कर लेते हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास अविनाश जी, मैं आ रहा हूं अविनाश जी, आ रहा हूं आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता भी लगातार बने नदीम अख्तर अंसारी जी। नदीम जी मेरी आवाज पहुंच रही है? कुछ ही दिन के लिए है, बुलवा लीजिए, कुछ ही दिन के लिए। नदीम जी मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अविनाश जी लगातार बने हुए हैं। अविनाश जी, जो किला भेदना काफी मुश्किल हो रहा था, वो फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में, मौजूदा समीकरण में भेदना आसान हो रहा है NDA के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे है वो एक बार समझाइए। जी बिल्कुल आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि SIR की प्रक्रिया से किला भेदने को जोड़ा नहीं जा सकता है। SIR प्रक्रिया जो है वो एक संवैधानिक प्रावधान के तहत हो रहा है, और इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भाजपा हो या TMC हो, वो अपने कार्यकर्ता के आधार पर लड़ती है। और जो पिछले 11 सालों में, 10 सालों में जिस तरह से बंगाल का इस्लामीकरण किया गया, खास करके हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं, बांग्लादेशी मुसलमान के द्वारा जो इस्लामीकरण किया गया, जिसको उग्र कट्टर मुसलमान हम मानते और कहते हैं, जो देश का बंटवारा करके चले गए थे, वो वापस देश में आकर के TMC जैसे पार्टी, सोचिए TMC वो पार्टी है जो जब लेफ्ट वहां काम करती थी, जब रूल करती थी, तो ये ममता बनर्जी लोकसभा के स्पीकर के ऊपर इसी घुसपैठिए और बांग्लादेशियों को लेकर के मोटी फाइल उनके ऊपर फेंक दी। तब भी बदतमीज थी, आज ही है, आज ही लोग उनका क्रियाकलाप देख रहा है। वो NIA के खिलाफ बोलती है, वो जब NIA की टीम जाती है उसके खिलाफ बोलती है, मोर्चाबंदी करती है। जब उनके ऑफिसर अरेस्ट होने के लिए टीम जाती है तो वो सड़क पर बैठ जाती है। इस देश ने उनकी ओछी हरकतें देखी है। उनके भोपो या क्या, अभिषेक क्या नाम है, वो सिंगापुर जाते हैं और बक्सा लेके आते हैं और उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं कस्टम पे। अभी ये प्रवक्ता ज्ञानी बोल रहे थे बॉर्डर पे तो BSF आपका है, वो कैसे आ जाता है? इनको ये भी पता नहीं है, शिक्षित आदमी को, कि इस तरह के बॉर्डर में जहां नदी नाला है, जहां पे फेंसिंग नहीं हो सकती है, वहां से इनके टोलेबाज लोग लेके आते हैं। और नकली आई कार्ड कहां से बनता है? 24 परगना। कहां है 24 परगना? कौन है उस राज्य का मुख्यमंत्री? तो ये सब जो सवाल जब पूछेंगे तो ये हिंदू मुसलमान करने लगेंगे, ये बाबरी मस्जिद करने लगेंगे। 2.5 महीने से जो ये व्यक्ति जो बाबरी मस्जिद बनाने की जो धमकी दे रहा था,
उसको बाबरी मस्जिद बनाने की वो जो भी उसका उद्घाटन या पता नहीं क्या कर नहीं रहा तो था, वो उसके लिए भीख तो ये मांग रहा कह था। दिया ना, पैसे उसके का- लिए तो ये कह दिया गया है ना कि भाई वो तो उसको सस्पेंड कर दिया है, उसको तो कह दिया गया है। सस्पेंड किया, 1 मिनट 4 दिन पहले सस्पेंड किया, 2.5 महीने से क्या कर रहे थे जब वो बाबरी मस्जिद बनाने की धमकी दे रहा था। ये सब राजनीति, ओछी राजनीति सब कोई जानता है। जहां है। तक भाजपा का सवाल है और किला भेदने पे बात जब शुरू हुई थी, देखिए किसी भी इलेक्शन को कार्यकर्ता के दम पे जीता जा सकता है, पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और हत्या होती रही है और भाजपा अभी तक प्रेसिडेंट रूल लगाने में नाकाम रही है, मैं फिर बोल रहा हूं, भाजपा किसी नीति के तहत या उनकी वैचारिक वो उनकी सोच है कि मैं 356 नहीं लगा। ठीक है अविनाश जी, मैं तुरंत लौट रहा हूं आपके पास। और भी प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए, कांग्रेस प्रवक्ता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नदीम जी, आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। नदीम जी, अब आपकी तो सहयोगी है टीएमसी, अब जिस तरीके की तैयारी लगातार बिहार में हमने देखी एनडीए की, अब वैसी तैयारी बंगाल में भी देखने को मिल रही है, तो लग रहा है कि इस बार आसान हो जाएगा एनडीए के लिए सफर, क्योंकि बिहार तो जीत रही है, बंगाल की बारी है, प्रधानमंत्री ने कह दिया है। देखिए, बिहार का चुनाव किस तरीके से जीता गया है ये बिल्कुल स्पष्ट है पूरे देश के सामने। क्या कैसे जीता गया, बताइए एक बार। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। पहले जिस तरीके से एसआईआर कराया गया, एसआईआर में जिस तरीके से लोगों का नाम काटा गया, बहुत सारे ऐसे लोग भी निकल करके आए कि जिनको मृत घोषित किया गया, वो लोग जीवित पाए गए। एसआईआर बिहार में कराया गया था, उसके पीछे घुसपैठिए का बात हो रही थी। अभी तक चुनाव आयोग या भाजपा ने ये नहीं बताया बिहार को कि कितने घुसपैठिए बिहार में मिले, कितने का नाम उन्होंने काटा। ये कोई इसकी जानकारी देश को नहीं है। ये भाजपा के खिलाफ और देश के खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। बिहार में कितने लोग से अरे आप बताइए ना, अरे आप झूठ मूठ का अफवाह फैलाइएगा, एक नया मुद्दा लेकर के आइएगा। आप बताइए ना, बिहार का आग्रह बताइए ना देश को कि कितने लोगों का नाम काटा गया है। अरे बिहार से कितने लोगों का नाम काटा गया, आप चुनाव आयोग से जाकर के पूछिए, भाजपा क्यों बताएगी? भाजपा का अधिकार थोड़ी है बताना। चुनाव आयोग से जाकर के पूछिए, सवाल चुनाव आयोग से किया जाता है, लोगों का तो नाम भाजपा के प्रवक्ता आपको जाना चाहिए चुनाव बाद आयोग में पता जाकर चला। नहीं, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। नदीम जी, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई एसआईआर यहां पर जो किया गया, लोगों के नाम काटे गए, फर्जी वोटिंग हुई, ये आपके और कांग्रेस पार्टी के आरोप है। लेकिन चलिए ठीक है, ये आपके आरोप है, ये आरोप नहीं है। मैं देखिए, मैं सीधा सा बोल रहा हूं कि अगर एसआईआर इन्होंने कर लिया, प्रक्रिया बिहार में पूरी हो गई, तो ये बताएं कि बिहार में जो लोगों का नाम कटा है, इनका एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया ना, तो चुनाव आयोग बताएगा, बीजेपी थोड़ी ना बताएगी इसमें। दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को इससे आपत्ति है, ठीक है, आप मेरी बात सुनिए ना, अगर आपको इससे आपत्ति है तो राहुल गांधी जी कुछ ही दिनों के लिए क्यों प्रदर्शन करते हैं एसआईआर को लेकर, फिर क्यों खामोश बैठ जाते हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों खामोश बैठ गई? कोई खामोश नहीं बैठा। आज संसद में किस बात पर चर्चा हो रही है? आज सरकार के ऊपर दबाव बनाएगा तब ना सरकार, ना भले ही नाम बदल दी, एसआईआर नहीं करके कुछ और कह रही है, लेकिन चर्चा तो उसी मुद्दे पर आज संसद में हो रही है ना। तो हमने कहाँ उस मुद्दे को छोड़ा है? जब सदन की प्रक्रिया शुरू हुई, उससे पहले आप सड़कों पर उतरने की बात कर रहे थे, आपने रैलियां निकाल दी, अब उसके बाद तो कुछ दिखा नहीं। चुनाव बीत के बाद खत्म हो गई, अब बंगाल में चुनाव है तो वहां पर आप ये रोना गाइएगा कि इसलिए चुनाव जीत रहे हैं। आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि भाई जनता का पक्ष उनकी तरफ है? आपको मैं उदाहरण देता हूँ, बिहार में चुनाव प्रक्रिया के वक्त महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गया। चुनाव आयोग कहा था, आपको याद होगा कि जब राजस्थान में चुनाव था, गहलोत जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक मोबाइल आचार संहिता से पहले इस बात का ऐलान किया गया था और वो योजना के तहत किया गया, कोई रिश्वत के तहत नहीं गया है। मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए। जब राजस्थान में मोबाइल का इसी तरह का घोषणा किया गया था, वो भी चुनाव के पहले घोषणा हो चुका था, लेकिन चुनाव के डेट अनाउंस होने के बाद, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, वहां गहलोत जी को साफ मना किया गया चुनाव आयोग के जरिए कि आप चुनाव के बीच में ऐसे स्कीम को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप पहले क्यों नहीं आप अनाउंस किए वो अलग बात है। पहले अनाउंस हुआ भी स्कीम, वहां पे रोक दिया गया, तो वही स्कीम बिहार में कैसे लागू हो गया? कहाँ था चुनाव आयोग? और
देश के अलग अलग कोने से, खासकर हरियाणा से, गुरुग्राम से भाजपा ट्रेन चलाती है, लोगों को भर भर के ले आती है बिहार में वोटिंग के लिए। उनके गले में गांजा का पट्टा होता है। अब जहां पर आप लोगों की जीत नहीं होती है वहां पर ये आरोप आप लगा देते हैं। ये आरोप हिमाचल में क्यों नहीं लगाते हैं आप लोग? ये देखिए, आरोप क्या, ये आरोप है, इसका क्लिप आपने नहीं देखा है। बाकी हमारे जो सम्मानित लोग बैठे हुए पैनल में उन्होंने नहीं देखा है। पूरा देश देखा है। ठीक है कुशाल जी, ये तो इसको आरोप आप नहीं कर रही है, सीधे आरोप है। ये तो जो हुआ उसको मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता है नदीम अख्तर जी, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि SIR के तहत बिहार में जिन लोगों का नाम कटा है वो जाकर के चुनाव आयोग से संपर्क करें, उन्हें मालूम चल जाएगा। और बात रही कांग्रेस हो चाहे TMC हो, चाहे जो ये ठगबंधन है, इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बोला जाता है, जो ठगबंधन है उनके भी जितने नेता हैं उनसे वो लोग क्या है ना कि मोदी जी के नाम का एक टेबलेट खा लिए हैं। तो जहां भी कुछ होगा पहले मोदी का विरोध करना है, मोदी का विरोध करना, मोदी का विरोध करना है। SIR का विरोध की ममता बनर्जी सबसे पहले फॉर्म उनके हाथ में, कांग्रेस ने विरोध किया। एक हफ्ता तक वो इन लोगों का एक सीजन चलता है, वो गति छोड़कर सीजन चला दिल्ली और बिहार के चुनाव के टाइम में। जब दोनों जगह ये साफ हो गए तो इनका नारा खत्म हो गया। अब पूरे भारत में SIR की बात ही नहीं थी, बिहार में जंगल राज के मुद्दे पर चुनाव हुआ था। सिर्फ SIR को लेकर के अब चल रहे हैं, SIR को लेकर के चल रहे हैं। नोट के बदले बिहार के लोगों ने लालटेन को और कटे हाथ को नकार दिया है। वहाँ NDA की सरकार डबल इंजन की सरकार बनी, अब बिहार बीत चुका है अंश राय जी, क्योंकि देखिए अब चाहे SIR की बात कर लेते हैं और बिहार में जो जंगल राज का मुद्दा उठाया गया था, कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर ये चुनाव लड़ा गया था। अब जहां जहां पर इन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने इसका विरोध किया, अब फिलहाल वहां तो आप सत्ता पक्ष में है, आप अगर इसका विरोध करेंगे तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि वहीं पर बीजेपी की जीत हो जाती है, क्योंकि जनता उन मुद्दों से रिलेट करती है और उसके आधार पर वोट कास्ट करती है। अब अगर बिहार की हम बात करते हैं, तुष्टीकरण प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, बिहार को बंगाल को जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि बहुत कुछ दुख झेल लिए, अब जनता को न्याय दिलाया जाएगा। अब इन जब सब मुद्दों पर चुनाव होगा, वोट डाले जाएंगे, तो बीजेपी के पक्ष में माहौल ना बन जाए, उसको रोकने के लिए अब TMC क्या करने जा रही है? हंस जी आवाज नहीं माहौल ही नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती का उनके नेता बैठ जाते हैं या घूमते हैं कि हमारे पक्ष में माहौल है। मुझे ये बता दीजिए, जिस पार्टी के कार्यकर्ता BLA नहीं बना पाते हैं, जो पार्टी BLA नहीं बना पाते कोई एक विधानसभा में, वो 294 विधानसभा में जीतने की बातें करते हैं और सपने देखते हैं। नहीं, लालू यादव के दोनों बेटे भी यही कह रहे थे, लालू यादव के दोनों बेटे भी यही कह रहे थे बिहार में, और देखिए क्या नतीजा रहा। आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आप सपने देखते हैं बंगाल फतह करने की। अरे भाई, बिहार की जनता नहीं है, बंगाल की जनता है। 2021 में भी बने थे रविन्द्रनाथ ठाकुर, मिल गया था फल उनको बंगाल से, ये बिहार नहीं है। इसीलिए बीजेपी को समझना चाहिए कि जब उनके खुद के कार्यकर्ता नहीं है, एक बूथ लेवल एजेंट नहीं है, और चले सपना देखने के लिए बंगाल जीतने का, तो सपने देखिए हर कोई देखता है, धर्म की राजनीति को करते हैं हर नहीं। आजकल दिलचस्प ये है अविनाश जी, आजकल दिलचस्प ये है कि सपने सच भी तो हो जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर सच हो रहे हैं। लेकिन हर देखिए ये अंश राय बाबू का भी सपना पूरा होगा। एक मिनट, अंश राय बाबू का भी सपना पूरा होगा। हाँ, अंश बाबू का भी सपना पूरा होगा। जल्दी ही वो अंश खान या अंश कुरैशी या अंश अंसारी के रूप में नजर आएंगे। और अल्लाह करे आपका सपना जल्दी पूरा हो, और आप ना पूरा कर पाए तो आपकी बहू बेटी वो सपना पूरा करे। आपके नाम के आगे खान, कुरैशी, अली वगैरह जुड़ गए। अब नंबर 2, दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात ये है कि अंश खान बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, इनका सपना मैं ही पूरा कर देता हूं। अंश खान बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जिसके पास कार्यकर्ता नहीं होता है वो पार्टी को जीत में मुश्किल होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 10 सालों में, 5 सालों में खास करके भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को खोया है, उनका मर्डर हुआ है, उनको धमकाया गया है और उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका गया है। ये पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर चुनाव में हमने देखा है।
यही भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर ये प्रेसिडेंट रूल के तहत अगर ये इलेक्शन नहीं होगा तो भाजपा ये इलेक्शन बिल्कुल नहीं जीत पाएगी। ये बात बिल्कुल सही है अंश खान की कि उनके पास कार्यकर्ता की कमी है। कई ऐसी जगह है, बूथ है जहां उनके बीएलए नहीं है। तो ऐसे माहौल में मुझे ऐसा लगता है कि बिना प्रेसिडेंट रूल के ये किला भेदना बहुत मुश्किल होगा। नहीं तो फिर कुशल जी, अब वो तो साफ तौर पर अंश राय जी कह रहे हैं कि भाई आपके पास तो वहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं है, फिर आप जीत के सपने कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। देखिए राय जी को मालूम नहीं है कि 2011 में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी तो उनके पास कितने कार्यकर्ता थे, बोल के अपने पिछले चीजों को भूल जा रहे हैं। और बंगाल की जनता हमें जिता रही है बिना कार्यकर्ता के। जब हम 2,28,00,000 वोट पा सकते हैं 2021 में, 2016 में हमारी 3 सीट थी, 2021 हमारे 77 आई और 2026 में 70 तक जाएंगे। और वही कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता हमारे साथ है, उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर हम पश्चिम बंगाल में हिंदूवादी और राज्य विचारधारा की सरकार बनाएंगे। आप भी हैं यही पर अंतराय जी, आप देखेंगे 2026 में परिवर्तन, बंगाल की जनता परिवर्तन मांग रही है। बंगाल की जनता बंगाल दुधारू गाय की सरकार है, दुधारू गाय की। मस्जिद नहीं बनना चाहिए। उन्होंने वहां के विधायक को सस्पेंड कर दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन, पुलिस अधिकारी वहां पे खड़े होकर के न्यू रखवाए हैं। ये दोहरी नीति है मुख्यमंत्री की। साफ तौर पर ये नजर आ जाता है कि माहौल क्या है, बंगाल का माहौल क्या है, वो उससे समझ में आ जाता है कि जब बाबरी मस्जिद का मामला इतना विवाद में रहता है, जब उसको बंगाल में लाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि बंगाल में किस तरीके की और क्या घटिया राजनीति चल रही है। विभाजन की राजनीति। मैं एक चीज को दिखाना चाहता हूं। अभी हमारे भाई कौशल पांडे ने बोले कि बंगाल में धर्म की राजनीति के विधायक को निकालने की, बाबरी मस्जिद बनाने की। आप अगर पिक्चर देख रही है तो दिखाइए थोड़े हमारे कौशल पांडे जी को कि ये कौन है। इनके भाजपा के नेता इनके साथ 2018 में बीजेपी में आए लेकिन विधायक नहीं बनाया। अरे ये 10-15 साल पहले। अब देखिए पार्टी में तो आना जाना चलता रहता है, कोई टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आएगा, बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जाएगा। अब आप ही अभी आप प्रवक्ता बने बैठे हैं, अब आप चलिए ये कांग्रेस में नदीम जी की जगह ले लीजिए। जो कांग्रेस के थे, आपके मुख्यमंत्री खुद कांग्रेस से आई हुई है, आपके मुख्यमंत्री खुद कांग्रेस की नेत्री रहे हुए हैं। तो इसका मतलब उन्हें आप उनको तृणमूल कांग्रेस का मत मानिए, पता चला तृणमूल कांग्रेस का मत मानिए, वो तो कांग्रेस से आई हुई है, पार्टी से निकाल दिया गया। ठीक है, और आप नदीम जी, ठीक है, एक बार नदीम जी से पूछ लेता हूँ। नदीम जी आवाज पहुंच रही है? नेता खड़े होते हैं जी, पहुंच रही है। नदीम जी, अब बाबरी मस्जिद का विवाद जब पहले से इतना विवाद में था, उसको बंगाल में लाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी टीएमसी के विधायक को? टीएमसी के विधायक नहीं लाए हैं, ये भाजपा के लोग लाए हैं। अरे तो नींव क्या भाजपा रखवा रही है वहाँ पे? नींव क्या भाजपा रखवा रही है वहाँ पे? मतलब आपको कुछ भी बीजेपी के ऊपर ही फोड़ देना है? कुछ भी क्या, यही तो सच्चाई है, यही सच्चाई है। मुझे लगता है कल को अगर भगवान न करे बंगाल में बाढ़ आ जाए, बाढ़ आ जाएगी तो आप बोल देंगे कि भाजपा ने पानी डाल दिया। अरे मुख्यमंत्री कहती है, अरे भाजपा को तो कहती है ये बात नहीं है, मुख्यमंत्री कहती है बंगाल के लिए। नदीम जी, हेलो नदीम जी बोलिए। नदीम जी बोलिए। हेलो नदीम जी आवाज पहुंच रही है? मैं यही कह रहा हूँ कि ये लोग जो आज कह रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि तुम अंसारी बन जा, तुम खान बन जा। धर्म की राजनीति तो इनसे कोई सीखे। तो बाबरी मस्जिद कौन लेके आ रहा है वहाँ पे? बीजेपी ला रही है क्या? इनसे पूछिए ना कि मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, शाहनवाज हुसैन कौन है, क्यों नहीं उनका नाम भी लोग परिवर्तन कराते हैं, क्यों नहीं उनको घर वापसी कराते हैं? नहीं तो उनके ऐसे काम भी नहीं है ना, वो तो बहुत ऐसे उनके काम भी तो नहीं है। कैसे काम नहीं है? पूजा करने वाले आप देशभक्ति क्या है? मैं आ रहा हूँ अविनाश जी, अविनाश जी आ रहा हूँ, अविनाश जी आ रहा हूँ, आप लोग आ रहा हूँ अविनाश जी, आ रहा हूँ अविनाश जी। आपके जो संगठन के मुख्यालय पर सालों साल तक आपने तिरंगे का अपमान किया। नदीम जी आप बस इतना बताइए, आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, आप बस इतना बता दीजिए बाबरी मस्जिद को लाने वाला कौन है वहां पर बंगाल में? बीजेपी है क्या या टीएमसी है? बिल्कुल बीजेपी है, वो तो निकाल, टीएमसी तो निकाल दी। आप बात कर रहे हैं आप, बीजेपी लेके आ रही है वहां, नींव कौन रखवा रहा है? हुमायूं कबीर रखवा रहा है या फिर बीजेपी रखवा रही है? हुमायूं कबीर कौन है? है हुमायूं कबीर कौन?
एक दिन पहले हुमायूं कबीर जो है वहां पे बाबरी मस्जिद की बात करता है, अगले दिन कलकत्ता के धर्मतल्ला में एक बड़ा सा रैली होती है। वो दोनों को कोरिलेट करके आप देखिए ना, पता चल जाएगा कि कौन इसके पीछे है। और मतलब ले देखिए ये है कि आपको बस कैसे भी भाजपा पे निशाना साधना है। अब ये साफ हो चुका है, इसी वजह से आज कांग्रेस की दुर्दशा हो चुकी है कि हर चीज में भाजपा को गलत साबित कर रहा है। अरे भाजपा कोई भगवान नहीं है, भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है। तो आप उसको इस तरीके से कहिए कि भाजपा को आप बदनाम कीजिएगा तो ये होगा। जब आप बात ही ऐसी कर रहे हैं, जब आप बात ऐसी कर रहे हैं, टीएमसी का जो विधायक है हुमायूं कबीर, वो बाबरी मस्जिद लाने की बात करता है, आप कहते हैं साहब भाजपा लेके आ रही है, तो फिर मैं और क्या आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? इस ध्रुवीकरण की राजनीति से किसको फायदा होगा? इसी वजह से जनता आपको सीरियसली नहीं लेती है, इन्हीं बातों की वजह से। अरे जनता इनको 65-70 साल तक इनको कहाँ जनता सीरियसली ले रही थी? अरे तो उसके बाद तो इन्हीं को सीरियसली ले रही है नदीम जी, उसके बाद तो इन्हीं को सीरियसली ले रही है। अब चाहे वोट चोरी बोलिए चाहे कुछ बोलिए, जनता का फैसला है ना ये तो। ठीक है कुशल जी बताइए। अब साहब मुझे बड़ा दिलचस्प मामला ये समझ में आया है कि बीजेपी वहां पर अब बंगाल में भी ये लगवा रही है, टीएमसी कहां गायब हो गई इसमें, बताइए। देखिए टीएमसी के नेता हैं, टीएमसी से विधायक है हुमायूं कबीर, वो वहां पे बाबरी मस्जिद के लिए ईंट रखवा रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रही हैं कि हमने उनको सस्पेंड कर दिया है। आपने अगर उनको सस्पेंड कर दिया है तो आपकी पुलिस उनके साथ में क्यों खड़ी है? हुमायूं कबीर का ये आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन्होंने धन्यवाद दिया है बंगाल पुलिस को कि उनके सहयोग से उनके साथ से हम यहाँ पर ईंट रख पाए हैं। अगर आपने सस्पेंड कर दिया तो पुलिस प्रशासन उनके साथ में कैसे रही? भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई एक छोटा सा कार्यक्रम होता है तो पुलिस वहां पर आकर के रुकवा देती है, मंच नहीं बनने देती है। लेकिन हुमायूं कबीर को सस्पेंड करने के बावजूद भी यानी कि पीछे से ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया है, यानी कि ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? ये पूछने वाली बात है। और टीएमसी के नेता कहते हैं कि हमने उसको सस्पेंड कर दिया। ये ममता बनर्जी की दोहरी नीति है, ममता बनर्जी की दोहरी नीति है। तुम ये किए चलो आमी तुम्हारे साथ है अच्छी, तो आप आगे बढ़ते रहे, हम तुम्हारे साथ में हैं। ममता बनर्जी और पूरा देश जानता है कि ममता बनर्जी इस राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से ही सरकार में बनी बैठी हुई है, मुस्लिमों के वोट से ही वो सरकार में बनी बैठी है। ठीक है अंश राय जी बताइए, जब एक तरफ तो सस्पेंड की कार्रवाई होती है, दूसरी तरफ फिर बैक सपोर्ट में क्यों आगे बढ़ा दिया जा रहा है, सपोर्ट क्यों दिया जा रहा है? कोई सपोर्ट बैक नहीं होती है या न कोई सपोर्ट बैक है। अब पश्चिम बंगाल की जनता ये अच्छी तरीके से जानती है कि मामाटू मानुष के नेत्री हर एक वो नागरिक के लिए काम करती है, धर्म की राजनीतिक नहीं करती है। अरे नहीं, धर्म की और जनता की बात छोड़िए, आप ये बताइए, मैं आ रहा हूँ अविनाश जी, आ रहा हूँ आपके पास। मुझे बस इतना सा बता दीजिए आप कि जब एक तरफ तो सस्पेंड की आप कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नींव रखने के लिए पुलिस की सुरक्षा क्यों मुहैया करा रहे हैं वहां पर? देखिए कोई भी राज्य सरकार अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम विवाद वाला प्रोग्राम एमएलए थी, मेरे पास नहीं, हमारी पार्टी के विधायक थे वो, जैसे हमारी पार्टी की नीतियां पे नहीं चल रहे हैं, वो अपना पर्सनल नीति पे चल रहे हैं, तो पार्टी से निष्कासित किया गया। तो अब रही प्रशासन की, तो प्रशासन कहाँ पे हेल्प कर रही है उनको? क्या मस्जिद बनाने में हेल्प कर रही है? तो नींव लगवाने में तो मदद करी थी ना, आपको बार रुकवाना चाहिए था। मैं तो बोल रहा हूँ कि नींव लगाने में स्टेज का फोटो देखिए, भाजपा को जो 2019 में कैंडिडेट है वो उनके साथ हैं। केंद्रीय बहनी कहाँ से आ गई मेरे को बताइए आप। अविनाश जी बोलिए। भाई से पूछिए, कौशल भाई से। माफ कीजिएगा एंकर साहब, मैं आपको भी उसके मंच पे क्या कर रहे थे? अरे अंशराज जी आपकी तरफ से बोल रहा हूं। माफ कीजिएगा एंकर साहब, आपको भी और भाजपा के भी नेता को मैं ये बताना चाहूंगा कि अंशराज जी एक मिनट, अरे एक मिनट ओवैसी जी के साथ में गठबंधन से मिनट पश्चिम बंगाल में चुनाव एंकर साहब, ये जो कार्यक्रम हो रहा था उसके पहले बंगाल में हुमायूं कबीर कौन हुआ? भाजपा का? अरे उनका आवाज रोकिए, ये क्या बात है? जो मैं बोलता हूँ वो बोल रहे हैं, मुझे बताइए, उनका आवाज रोकिए अंशराज जी का। देखिए एंकर साहब, जब कोर्ट से ये परमिशन मिल गया कि वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, राइट टू रिलीजन है, टू प्रोफेस, तो उसके तहत ये आप उसको रोक नहीं सकते थे। अगर पुलिस वहां खड़ी थी तो व्यवस्था के लिए खड़ी थी, ऐसा मानने में कोई गुरेज नहीं है। इसीलिए ये हम नहीं कह सकते कि हमारी पुलिस सपोर्ट कर रही है। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, अरे आप बोलने तो दीजिए, नहीं मानेंगे। अरे भाई चुप रहिए, बोलने दीजिए। देखिए बात उसकी नहीं है, बात है मानसिकता की।
एक बाबरी मस्जिद जो है वो बनाना कोई बाबर के नाम से अगर कोई मस्जिद बना रहा है तो वो व्यक्ति में मत आप ढूंढिए कि गलती क्या है, उस मानसिकता को पकड़िए। और जो मानसिकता बाबरी मस्जिद बना रही है और जो सरकार में बैठे लोग हैं, इन दोनों की मानसिकता एक है। आप इसकी बात कीजिए, मानसिकता की बात कीजिए। आप बाबरी मस्जिद बनाने वाले की मानसिकता और ये अंश खान जो यहां बैठे हुए हैं उनकी मानसिकता में कोई भेदभाव नहीं है। वो भी बांग्लादेशी के दम पे अपना राजनीति चमकाते हैं, ये भी अपना बांग्लादेशी के दम पे राजनीति अरे आप पहले तो मुझे ये साफ कीजिए कि आप उनके समर्थन में बोल रहे हैं कि उनके विपक्ष में आप बोल रहे हैं? क्या मेरे से पूछ रहे हैं? जी, मैं केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हूं। अगर किसी कार्यक्रम को हाईकोर्ट ने अलाउ किया है तो उसको आप और हम नहीं रोक सकते। ठीक है, संविधान के बिल्कुल तहत। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मानसिकता टीएमसी के नेता की जो दिखती है इसमें, ये तो मानेंगे? वो तो आपके सामने है साहब, विभाजनकारी मानसिकता। मैं तो शुरू में कहा मुसलमान उनके मंत्री एक जो कहते हैं जो भी सरकार में है हम यहाँ 7 पाकिस्तान बना देंगे, उस पर सवाल पूछिए। इन जब ममता ये बोलती है कि मुसलमान अगर हमें लाभ भी मारेगा तब भी हम बर्दाश्त करेंगे क्योंकि वो हमें वोट देते हैं, ये दुधारू गाय है, इस मानसिकता पे सवाल कीजिए। ये बाबरी मस्जिद का क्या है, जब चाहेंगे तब तोड़ देंगे, पहले भी किया है आगे भी करेंगे। ठीक है, कुशल जी बताइए। देखिए, मैं अविनाश जी के बात से पूरा सहमत हूँ कि मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि दुधारू गाय का लाद भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम समाज हमें मार रही है, पुलिस को मार रही है, हिंदुओं को मार रही है, तो हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वो वोट बैंक है। अगर उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा तो हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। आप देखे होंगे टीवी न्यूज के माध्यम से कि मुख्यमंत्री दुर्गा पूजा का उद्घाटन करने के लिए बैठती है और मंच से कलमा पढ़ती है। तो साफ दिखा रहे कि हम देखो मुसलमान भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। मंच पर भी बैठ करके हम कलमा पढ़ रहे हैं, हम हाथ को ऐसे कर रहे हैं, करके उद्घाटन कर रहे हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ है। इस बात से बुरा मत मानना कि हम यहाँ पर आकर के दुर्गा पूजा का उद्घाटन कर रहे हैं। मोहल्ले वाले दिन कभी भी दुर्गा पूजा का उद्घाटन नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री हर साल हिंदुओं का अपमान करने के लिए मोहल्ले वाले दिन बिल्कुल कहीं ना कहीं ये है कि ठीक है, अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए।